आज हमारा अध्याय क्या था? आज हम लोग का अध्याय है कोशिका, है ना। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोशिका सिद्धांत, कोशिका संरचना कार्य और उनके कैसे कोशिका बने उनके कार्य पढ़ेंगे। और हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो हमारा वो क्या है? जंतु कोशिका अर्थात एनिमल सेल है। आज हम लोग जंतु कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रीय मतलब प्रोकैरियोटिक्स में मौजूद नहीं होता है? तो कौन मौजूद नहीं होता है? केंद्रक झिल्ली क्या होता है? केंद्रक झिल्ली जो हमारी होती है ये कहाँ मौजूद नहीं होती है? तो ये हमारा प्राकेंद्रीय कोशिकाएं अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिकाएं दो प्रकार में बढ़ाया गया है, क्या? एक प्राकेंद्रीय कोशिका, एक यूकेरियोटिक कोशिका है। तो ये यूकेरियोटिक में पाया जाता है और प्राकेंद्रीय कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता? तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, नेक्स्ट और गौर कर लेते थोड़ा से। और हम देखते हैं केंद्रक झिल्ली के बारे में। तो कोशिका के केंद्रक का वह भाग कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्राकेंद्रीय मौजूद नहीं होता, क्या होता? तो उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। या दोहरी परत की क्या होती है? एक झिल्ली होती है जो केंद्रक को चारों ओर से क्या रहती है? घेर रहती है, मतलब केंद्रक के चारों ओर होती है, जिसमें बाहरी झिल्ली अंतःप्रदिव्य जालिका से जुड़ी होती है, जिस पर क्या होता है? राइबोसोम भी पाए जाते हैं। पूछा जाता है राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? इसी पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है नहीं। अगला, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? तो 1831 में की थी। ध्यान रखना, कोशिका में केंद्रक खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की? तो 1831 में की थी। जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, मतलब कोशिका को नियंत्रित कौन करता है? तो कोशिका का केंद्र नियंत्रित करता है ना। केंद्र इसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान करेंगे। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है सभी को पता है। तो ग्लूकोज जब विघटित होता है क्या मिलता है? हमको ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मतलब ग्लूकोज के विघटन मतलब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इससे क्या मिल सके? ऊर्जा मिल सके। तो दिए गए ऑप्शन में किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती। क्या? ग्लूकोज के विघटन के लिए। ग्लूकोज जब विघटित होता है तो वहां क्या बनता है? CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। वही ऊर्जा हमारे क्या होता है? शरीर का क्रियान्वयन होता है ना, क्रिया करती। समझ में आया कि नहीं? ये सबका हो गया है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, इसी में चर्चा कर लेंगे थोड़ा से। अधिकांश कोशिकाएं, ध्यान रखना, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा की मुद्रा क्या होती है? तो ऊर्जा की मुद्रा क्या हमारी है? ATP है। क्या ऊर्जा की मुद्रा हमारी है? तो ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है कि नहीं? इसे क्या कहता है? इसको बहुत ध्यान रखना। ऊर्जा का मुद्रा कई बार पूछा गया है, कितना होता है तुम्हारा? वो ATP होता है। आओ देखते हैं, चर्चा करते हैं से। तो अधिकांश कोशिकाओं के लिए क्या होता है हमारा? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या कहलाता है? हमारा ऊर्जा की मुद्रा कहलाती है। क्या होती है? ऊर्जा की मुद्रा होती है। ATP क्या हमारा? एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है एवं यह जीवित कोशिकाएं आदि में पाया जाता है। ध्यान रखना, ATP का जीवित कोशिकाओं में कहा जाता है क्योंकि वही क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर के चलाने के लिए, है कि नहीं? अगला, जो यहाँ जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया चलाने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, जिसके लिए क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि आवेग, परासरण, मांसपेशियों को संकुचन, रासायनिक संश्लेषण आदि। मतलब ATP समय शरीर की कई प्रकार की क्रियाएं होती है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं? हमको ऊर्जा प्राप्त हो पाती है ना। इसलिए कहता है ऊर्जा की मुद्रा क्या कहलाती है? तो ATP अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला पॉइंट देखेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या है? किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैले के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा कोशिकांग हमारा है? वो लाइसोसोम। लाइसोसोम हमारा क्या कहलाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैले के रूप में जाना जाता है। किस लिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? ध्यान से देखो, गौर करना। तो सबको पता हो गया है लाइसोसोम को क्या कहता है? कोशिका के आत्महत्या की थैली के रूप में आता है। क्योंकि ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिनका pH मान कितना होता है? 4.5 से 5 होता है। मतलब वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, है ना। ये कभी कभार खुद को भी पचा जाते हैं, खुद के भाग को क्या कहते हैं? पचा जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इनको आत्महत्या की थैली कहा जाता है।
अगला बात देखेंगे, क्वेश्चन क्या हमारा है, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है? विखंडन प्रक्रिया कहां होती है हमारी? कहां होती है? तो कोशिका द्रव्य में। कहां होती है विखंडन प्रक्रिया? होती है हमारी कोशिका द्रव्य में होती है ना। कोशिका द्रव्य में क्या होता है हमारे 6 कार्बन वाले अणु 3-3 कार्बन वाले अणु में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। कहां टूट जाते हैं हमारे? तो कोशिका द्रव्य में टूट जाते हैं। आओ हल्का चर्चा करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में, ध्यान देखना। तो जो हमारा क्या होता है, कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के किसमें 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां भी होती है? तो हमारी होती है कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य एक क्या हमारा है? एक जेली जैसा पदार्थ है। कैसा पदार्थ है कोशिका द्रव्य हमारा? एक तो जेली से पदार्थ है जो कहां पाया जाता है? तो जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। ध्यान देख लेना, पूछा जाता है कोशिका द्रव्य कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? ये कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कौन? कोशिका द्रव्य। कोशिका के अन्न अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। मतलब कोशिका के कई जो कोशिकांग कहां पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, राइबोसोम इत्यादि। ये सब क्या हमारे? ये सब हमारे कोशिकांग है कि नहीं है? कोशिका के अलग अलग अंग है, ये सब भी कहां पाए जाते हैं? ये सब भी हमारे कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सब कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखें, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उपइकाई संरचना क्या होती है? देखो वैसे तो जो हमारे राइबोसोम होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, ये 70 इस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के हमारे होते हैं 70 होते हैं। बने किससे मिलके होते हैं 70? तो हमारा 50s और 30s से मिलके बना। किससे मिलके बना होता है हमारा? ये 50s और 30s से मिलके बनता है क्या? 70 इस प्रकार का, है ना। आओ देखते हैं, चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देख लो, है ना। इसको नोट कर लेना घर जाकर आप क्या कहता है। देखो तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जीव झिल्ली से जुड़े होते हैं। कहां जुड़े होते हैं? सब तो राइबोसोम कहां जुड़े होते हैं? तो कोशिका की जीव झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये क्या होते हैं? 1520 नैनोमीटर आकार की होती है। आकार कितना होता है इनका? तो 1520 नैनोमीटर, मतलब बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। और 2 उप इकाइयों में किसमें 50s और 30s की बनी होती है। किसकी बनी होती है? 50s और 30s की बनी होती हैं। आपस में मिलकर क्या बनाती है? तो 70 इस प्रकार का प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। कौन? हमारे 50s और 30s, ठीक है ना। आगे बात करें तो राइबोसोम के ऊपर क्या होता है? तो प्रोटीन संश्लेषित होती है। क्या होती है हमारी? होती है प्रोटीन संश्लेषित होती है। इसीलिए क्या कहते हैं राइबोसोम को? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। समझ क्या ना, प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि किसके ऊपर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषित होता है। समझ क्या ना क्या है। अगला पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, प्राकेंद्रीय कोशिकाएं मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेखनीय नीचे दिया गया है। मतलब कुछ का बताया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का क्या करना है? हमको चयन करके बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा गलत है। जैसा पहला, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मजबूती होती है, अत्याधिक छोटा आकार होता है, एकल गुणसूत्र होता है, इसका नाभिकीय छेद केंद्राभ का कहलाता है। तो ये अत्याधिक छोटा होता है, ये भी सही है। एकल गुणसूत्र होता है, ये भी सही है। और इसका नाभिकीय छेद क्या कहलाता है? केंद्रकाभ कहलाता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हमारा है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हमारा है? गलत है। हमने पहले ऑप्शन बताया था क्या, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं पाया जाता? तो उसमें हमारा केंद्रीय झिल्ली नहीं पाई जाती है, मतलब झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी वहां पर नहीं होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ध्यान रखना। तो प्राकेंद्रीय कोशिकाओं की प्रमुख विशेषता यह है, क्या है कि अत्याधिक छोटे आकार की, और क्या होते हैं दोनों एकल गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? होते हैं एकल गुणसूत्र होते हैं। और इसका नाभिकीय छेद क्या कहलाता है? हमारा केंद्रकाभ कहलाता है। प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी क्या कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाए जाते। इसमें क्या नहीं पाई जाती? झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक, है ना। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, क्या हमारा है, जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट, क्या जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है, किसको तोड़ा जाता है? जल के उपयोग द्वारा क्या करते हैं? इसको हम लोग तोड़ते हैं तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो जब एक एटीपी में रहता है कितने होती है? तो
3.5 ऊर्जा मुक्त होती है ना। कितनी मार 3.5 किलो मोल ऊर्जा क्या होती है यहाँ पर मुक्त होती है। समझ में आया ना, क्लियर हो गया है। और देख ले, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग करके क्या करते हैं कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रदान करते हैं, वहां पर ऊर्जा प्रदान करते हैं, है कि नहीं। अगला पॉइंट, इन प्रक्रियाओं में एटीपी जब टूट जाता है तो क्या होता है, जो एक निश्चित मात्रा में क्या पैदा करता है, तो ऊर्जा पैदा करता है। कोशिका में होने वाली उष्माशोषी क्रियाओं को चला सकता है। कौन चलाता है, तो ये एटीपी चलाता है। क्यों, क्योंकि जहां जहां कोशिका हमारे शरीर की कोशिकांगों में क्या होती है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो कौन प्रदान करता है, हमारा एटीपी खुद टूट कर क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है उन अंगों क्या करने के लिए, चलाने के लिए। अगला हमारा क्या है इस प्रकार, जब पानी का उपयोग करके क्या होता है एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है, कितना हो जाता है वो 3.5 किलो मोल के बराबर क्या निकलती है वहां से ऊर्जा मुक्त होती है। समझ में है ना, कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 3.5 किलो मोल ऊर्जा क्या होती है वहां से मुक्त होती है। अब देखते हैं हम लोग, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव क्या करता है, ये खत्म कर देता है। तो कौन है, जालिका का कार्य क्या हमारा है, छानना, अर्थात जो हमारे विषाक्त पदार्थ और क्या हमारे हैं औषधियों के जहरीले पदार्थ को क्या करता है, ये छान करके बाहर कर देता है, ठीक है ना, जिससे हमारी सेल्स क्या हो, डिस्ट्रॉय ना होने पाए। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हल्का चर्चा कर लेते हैं। देखो ध्यान रखना इसमें, सुकेंद्र कोशिकाओं में स्थित एक क्या होती है, झिल्लीदार कोशिकांग है। क्या हमारा है, झिल्लीदार। ये कहाँ लोग पाया जाता है, तो यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है ना। ध्यान रखना, इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव क्या करता है, ये खत्म कर देता है। अंतःप्रतंभी जालिका की रचना किसकी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। ध्यान रखना, अंतःप्रतंभी जालिका किसके समान होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। इसको भी ध्यान बैठा लेना, है ना। अगला पॉइंट चलते हैं हम लोग, निम्न में किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है। क्या हमारा है, निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। किसमें चपटी कोशिकाएं होती हमारी, सल्की उपकला में। कहाँ पाई जाती थी, सल्की उपकला में क्या पाई जाती हमारी, तो चपटी कोशिकाएं होती है। कैसी होती हैं, तो ये चपटी कोशिकाएं होती है ना। ध्यान रखना, कहाँ पाई जाती, तो सल्की उपकला में ऊतक एवं चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है, जिसके किनारे क्या होते हैं, तो अनियमित होते हैं। किनारे क्या होते हैं इसके, सबके अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं के भित्ति में तथा फेफड़े के वायु कोश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो यह सल्की उपकला हमारे तो रक्त वाहिका की भित्ति में और कहाँ फेफड़े के वायु कोश में यह पाया जाता है। यह क्या करता है, विसरण की सीमा का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, तो यह विसरण सीमा का कार्य करता है ना। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट क्या हमारा है, तो निम्न में कौन सा कथन गलत है। हमारा क्या है, दिए गए ऑप्शन में कौन सा कथन गलत है। पहला, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। हाँ सही है। अगला, श्वसन की प्रथम चरण में पारुव्यक अम्ल का निर्माण होता है। ये भी सही है। बताना कौन सा गलत है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये क्या हमारा है, गलत है। कौन ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, ये है तो गलत वैसे, पर दिए गए क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ये सही ऑप्शन है, ठीक है ना। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है। किसका होता है, तो वहां पर पारुविक अम्ल का विघटन होता है, ठीक है ना। आओ देखते हैं, चर्चा कर लेते हैं थोड़ा से, ध्यान रखना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी सहायता से, ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, बल्कि किसका होता है, तो पायरुवेट अम्ल का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग क्या कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसको ध्यान बिठा लेना, सबसे अधिक बात पूछा क्वेश्चन, बहुत पूछा गया। क्या कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, किसको कहते हैं हम लोग, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला ऑप्शन ध्यान देंगे हम लोग, क्या है, तो सुर्की की यकृत कोशिकाओं में SER क्या लिखा है, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतःप्रतंभी जालिका द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। क्या है, सुर्की यकृत कोशिकाओं में
चिकनी अंतःप्रतिबी जालिका द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? यस, मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतःप्रतिबी जालिका द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो जालिका कार्य क्या करना हमारा है? औषधियों और विषयों का निराविषीकरण। क्या हमारा है? तो औषधियों और विषयों का क्या हमारा है? विषयों का निराविषीकरण है, मतलब इनको क्या करते हैं हम लोग? छानकर बाहर कर देते हैं, है ना, अंदर जाने नहीं देते हैं। बाकी सारे कार्य होते हैं, लिपिड संश्लेषण भी, प्रोटीन का भी, और जटिल शर्कराओं का संश्लेषण भी क्या करता है? सारे कार्य करता है। परंतु जो औषधियां हैं और क्या है? जो विषयों हैं, जो विष है ना, जो उनके लिए नुकसानदेह, उनको क्या करता है? छानकर बाहर कर देता है। अगला हम लोग क्या लिखा है इसमें देख लो, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ना। कशेरुकी प्राणियों जीवों की यकृत कोशिकाओं, किसमें? हमारी यकृत कोशिकाओं में। SER मतलब क्या? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतःप्रतिबी जालिका। अंतःप्रतिबी जालिका दो प्रकार की होती है, नहीं, एक होती है खुरदरी अंतःप्रतिबी जालिका, एक होती है हमारी चिकनी, तो ये चिकनी वाले है ना, पदार्थ स्थिर होता है, तथा एक निचली क्या होता है? झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण अर्थात निर्मुक्त करना क्या करता है? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन हमारा? SER। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारा है? दिए गए चित्रों A और B में दो प्रकार की कोशिका विभाजन को दर्शाया गया है, इसके संबंध में कौन सा निम्न प्रश्न का सही उत्तर प्रदान करता है? पहला क्या है? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है, मतलब बताना है A और जो B है, ये A है और ये क्या हमारा है? ये B है। इसमें बताना कि कोशिका का विभाजन का प्रकार क्या है, विभाजन B कब और कहां होता है, ये बताना कब होता है। पहला हमारे को ऑप्शन क्या है? A समसूत्री विभाजन, दूसरा B अर्धसूत्री विभाजन, और उसका जो दूसरा उत्तर उसके लिए क्या करें? वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है? नहीं, पहला गलत है ना। दूसरा क्या करता है? पहला अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन युग्मकों के निर्माण के लिए होता है, ये भी गलत, क्योंकि पहला हमारा क्या है? समसूत्री, क्योंकि बराबर बराबर विभाजन है ना। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है? बराबर विभाजन होता है, और जबकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? आधा विभाजन होता है। तो पहला हमारा क्या है? समसूत्री है, दूसरा क्या हमारा दिख रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 4 है कि नहीं? यहाँ 4 होने कितने हो गए? देखो 2 2 हो गए। तो क्या है? अर्धसूत्री विभाजन, ये क्या हमारा है? समसूत्री विभाजन है। तीसरा प्रश्न क्या करता है? A समसूत्री विभाजन है, B अर्धसूत्री विभाजन, ये बात तो सही है। अगला क्या कहता है? युग्मकों के निर्माण के जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। 14 हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा ना। कहाँ निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन? तो युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्लियर होगा? नहीं क्लियर होगा? जो उत्तर पहला बात, कोशिका विभाजन किस प्रकार के हैं? पहला है समसूत्री, दूसरा क्या हमारा है? अर्धसूत्री। विभाजन B कब और कहां होता है? तो विभाजन B युग्मकों के निर्माण के लिए कहां होता है? जनन कोशिकाओं में। कहां होता है? तो जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसके लिए होता है? तो युग्मकों के निर्माण के लिए होता है। क्लियर नहीं? क्लियर पूरा फिगर समझ में आ गया कि ना? क्या अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता है हमारा है, ध्यान दे लेना। कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है हमारा? तो 2 प्रकार का। कौन सा? समसूत्री और अर्धसूत्री। अर्धसूत्री कहां होता है? युग्मकों के निर्माण के लिए होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अगला, समसूत्री विभाजन कहां होता है? ये भी जान लो। समसूत्री विभाजन वहां होता है जैसे चोट नहीं लग गई है, चोट लगने के बाद नई सेल निर्माण करने के लिए क्या होता है? वहां पर समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर हो गया ना? हो गया। तो अर्धसूत्री विभाजन नया युग्मक बनाने के लिए होता है। समसूत्री विभाजन क्या होता है? जैसे कहीं पर चोट लगी ना, वहां पर क्या नई सेल बनाने के लिए क्या करते हैं? वहां पर समसूत्री विभाजन होता है। अगला ध्यान रखना, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? मतलब किसको प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम कहा जाता है। इसको सबको पता है ना, क्या कहते हैं इसको? राइबोसोम को प्रोटीन के कारखाने कहा जाता है। कई बार पढ़ चुके हैं, ध्यान रख लेना। पता है राइबोसोम क्या कहते हैं हम लोग को? कोशिका के प्रोटीन के कारखाना कहते हैं। राइबोसोम किसका होता है? RNA और क्या होता है? प्रोटीन, दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना है, और यह क्या होती है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के स्थान है। क्या होता है? यही क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कहां से? राइबोसोम से। राइबोसोम के ऊपर ऊपर क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषित रहता है ना। इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रोटीन के कारखाने कहते हैं। अब हम ध्यान देंगे हम लोग, निम्न में किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी पीछे बता चुके हैं ना, क्या बताए थे? कोशिका के पावर हाउस को कहते हैं हम लोग तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं।
आओ हल्का सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान देखना। तो सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए, ध्यान रखना किसके लिए, सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है, एटीपी के रूप में। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, कोशिका का बिजली घर अर्थात पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, पावर हाउस कहते हैं, है ना। इसकी खोज किसने की थी, तो 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने की थी। किसने खोज की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज 1857 में अल्बर्ट वान कोलिकर ने इसकी खोज की थी। क्लियर नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ते हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा से। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है आत्मघाती थैली, तो आत्मघाती थैली किसको कहते हैं हम लोग, तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं हम लोग, आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला पॉइंट देखो, इसमें हल्का सा देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। आप देखो पूरा चर्चा लाइसोसोम के बारे में, ठीक है, ध्यान देना सब लोग, गौर करना एक पॉइंट पे। क्या है लाइसोसोम, यह एक झिल्ली आबंध कोशिकांग, कैसा कोशिकांग है, एक झिल्ली आबंध कोशिकांग है, जिसमें क्या होता है, प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलाइजेज एंजाइम क्या होते हैं हमारे, पाए जाते हैं। इसमें क्या पाते हैं, अम्लीय हाइड्रोलाइजेज एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, जो सभी प्रकार क्या करते हैं, जैविक बहुलक यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक अम्लों क्या करते हैं, सब पाचन करते हैं, है ना, पाचन एंजाइम है ना हमारे। आगे ध्यान रखना, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और परिपक्व आदि आरबीसी को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में क्या होता है, ये पाया जाता है। क्या कह रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और कहा हमारे परिपक्व आरबीसी को छोड़ करके अन्य सभी कोशिकाओं में क्या होता है, ये पाया जाता है ना। अंतःप्रतिबी जालिका के द्वारा, क्या किसके द्वारा, अंतःप्रतिबी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है तथा चारों ओर झिल्ली का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो गल्जी काय के द्वारा होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट ध्यान रख लेंगे, कर लेंगे क्या, कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर, ये ध्यान रखना कैसे पाचन करता है, तो ना कोशिका के क्या क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर क्या लाइसोसोम क्या होता है, फट जाते हैं। क्या होता है, हमारे होते हैं, फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम अपनी ही क्या होता है, मुक्त एंजाइम अपनी ही कोशिका क्या करते हैं, पाचन कर देते हैं। इसी कारण क्या कहते हैं कोशिका लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कोशिका की कहा जाता है। क्या होता है, क्योंकि जो कोशिकाएं मर जाती हैं क्या होती है, वो लोग फट जाती हैं, तो वहां से क्या निकलता है, वहां से हमारे निकलते हैं पाचक एंजाइम, जो क्या करते हैं अपनी ही कोशिका क्या करते हैं, पचा देते हैं, है ना। इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग लाइसोसोम का कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्लियर नहीं, क्लियर हो गया है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, क्या हमारा है, स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, स्लाइडन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता है, विषाणुओं पर कोशिका सिद्धांत हमारा लागू नहीं होता है ना। पहले बता चुके हैं ना, किस पे लागू नहीं होता हमारा, विषाणुओं पर कोशिका सिद्धांत क्या होता हमारा लागू नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर हमारा क्या है, रॉबर्ट द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी, पेड़ पत्तों के निरीक्षण द्वारा, एक प्याज के छिलके के निरीक्षण द्वारा, रक्त का निरीक्षण करते हुए या कारक का निरीक्षण करते हुए। किसका निरीक्षण कर रहे हैं तो लोग, कारक का निरीक्षण करते हुए किसकी खोज की थी उन्होंने, कोशिका की खोज की थी, है ना। आओ पूरी चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं कैसे क्या हुआ। देखो पहला पॉइंट, कोशिका की खोज कब की गई, तो रॉबर्ट द्वारा कितना की गई, तो 1665 ईस्वी में किया गया। इन्होंने कारक के स्लाइस का समान आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया, किसके, कार के स्लाइस के क्या क्या समान आवर्धक यंत्र से क्या किया उन्होंने अध्ययन किया, और क्या पाया, तो कार्क के पेड़ की छाल का एक भाग है, उन्होंने कार की पतली स्लाइस ली और उसका क्या किया था उन्होंने, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखा। मतलब जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें क्या होता है, छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं ना, तो उसी की सहायता से क्या देखा, इन्होंने कार की स्लाइस में अनेक क्या देखे, कोष्ठा युक्त अथवा विभाजित बक्से देखे। बक्से क्या थे, मधुमक्खी के छत्ते आकार के समान दिखाई दिए थे। ठीक है नहीं, तो इन्होंने क्या देखा था, कार की स्लाइस में कोष्ठा युक्त क्या है, वहां पर कई विभाजित बक्से देखे, है ना। और बक्से कैसे देखे इन्होंने, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के समान देखे। ठीक है नहीं, जिसी को बाद में क्या कहा गया, कोशिका कहा गया, है ना। कोशिका खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ने की थी। कब की थी, तो 1665 में की थी। क्लियर है ना, क्लियर है। किसमें किया था, तो कार्क में किया था।
अगला पॉइंट क्या है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसके बीच कोशिका द्रव्य होता तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होता है। क्लियर है? क्लियर है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसमें चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली की इंग्लिश क्या होती है हमारी? तो साइटोप्लाज्म। ना क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य को हम लोग कहते हैं? साइटोप्लाज्म। कभी कभार क्वेश्चन में साइटोप्लाज्म ही लिखा होता है, वहां कोशिका द्रव्य नहीं लिखा रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो कोशिका जीवों की आधारभूत क्या है? संरचना एवं क्या है? क्रियात्मक इकाई। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या कहते हैं उसको हम लोग? कोशिका कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती था। प्राय इसमें क्या होते हैं? स्वजनन की क्षमता होती है। क्या होती है इसमें? स्वजन मतलब स्वयं निर्माण की क्षमता भी होती है इसमें, कोशिका में, ठीक है ना। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक से मिलकर होती है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। और ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य एक कैसे होती है? जैली से पदार्थ होता है ना, जो कहां पाया जाता है? कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य में अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अन्य संघटक कहां होते हैं? तो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। हम देखें ना, मतलब जो कोशिका के अधिकांश कोशिकांग कहां पाए जाएंगे? तो कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। ये कहां होता है? तो ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है ना। अब हम गौर करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरे जल से पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं इसको हम लोग? साइटोप्लाज्म तक कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लियर नहीं? क्लियर पूरा। तो साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य कहां भरा होता है? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरा होता है ना। अब हम देखेंगे और करेंगे। साइटोप्लाज्म एक ऐसी हमारी है तो जल सा द्रव होता है, जो कहां में होता है? तो ये केंद्रक और कोशिकांगों के बीच में ना, पहला गलत भैया, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है। कहां होता है हमारा? तो ये केंद्रक और कहां पाया जाता है? तो ये कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। कहां पाया जाता है हमारा? तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट ध्यान दो थोड़ा से, पानी की कमी के कारण, किसी कमी कारण होता तो पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ध्यान सुनो, क्या कहते हैं? पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कहते हैं प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, है ना। ध्यान, अगला शब्द क्या कहता है हमारा? डॉट 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 को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाता है। किसको जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जान जाता है। सबको पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसको दिमाग में बैठा लो, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बता चुके क्या कहते हैं? कोशिका का इसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं, है ना। क्योंकि इसमें क्या करता है? शरीर के सभी अंगों क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान करता है। किस रूम पर करता है? तो एटीपी रूम रहता है, और क्या होता है? एडीपी रूम में टूट कर क्या करता है? सबके पदार्थों सभी कोशिकांगों को क्या देता है? ये ऊर्जा देता है कि तुम ऐसे कार्य करो, है कि नहीं। ध्यान रखना, इसे कोशिका, इसे क्या कहते हैं? कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं, क्योंकि यही सांस क्या हो जाती है? ऑक्सीजन जाती है, क्या होता है? एटीपी क्या होता है हमारा? एडीपी के रूप में टूट जाता है, और क्या मुक्त होती है? ऊर्जा निकलती है कि नहीं। अगला जी, ये पॉइंट, इसको ध्यान देना, थर्ड पॉइंट, जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर, किसको? जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां नहीं पाया जाता? तो जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसको दिमाग में बैठा लेना। कहां नहीं पाया जाता? तो नील हरित शैवाल और जीवाणु में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बाकी पादप और सभी जंतु में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है।
इसीलिए तुम टिक कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको दिमाग में बिठाना है, ठीक है ना। ध्यान तो क्या हमारा है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो क्या हमारा है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, है ना। ये क्या करता है, बाह्यवरण से अलग करता है। ध्यान रखना, इस पे गौर कर लेना थोड़ा सा हम लोग। देखो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोशिका के सबसे बाहरी चारों ओर एक क्या होता है, बहुत पतली मुलायम और लचीलेदार झिल्ली होती है। हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ध्यान रखना, जो कोशिका झिल्ली होती है इसी को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली, है ना। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है। यह कोशिका के अवयवों को उसके क्या करते हैं, बाह्य वातावरण से अलग करती है, ठीक है ना। मतलब जो कोशिका के अंदर के भाग है और जो बाहर कोशिका के भाग से क्या करती है, उसको ये अलग करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। पूछा जाता है कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने को नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है, तो कोशिका झिल्ली करती है। क्लियर नहीं, तो क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। क्या लिखा देखो हमारा, तो इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। क्या कहता है, इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में, है ना, क्या गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस किस चरण का गठन करता है। तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, मेटाफेज। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कहते हैं मेटाफेज, है ना। क्या लिखा है, माइटोसिस मतलब क्या होता है, मेटाफेज क्या करता है। क्लियर नहीं, क्लियर है कोई। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, देख लो। अच्छा, मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका क्या होता है, केंद्र में संरेखित होते हैं। और क्या होता है, ध्रुव के तंत्रीय गुणसूत्र को क्या करते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। क्या होता है हमारा, होता है सेंट्रोमियर से क्या होता है, ये जुड़ जाता है। अगला उल्लेखनीय यह है कि मेटाफेज क्या होता है, समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। किसका चरण है, देखो ध्यान रखना, भी इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज क्या है, समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। इस चरण में क्या होता है, सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संतति के गुणसूत्र बन जाते हैं। मतलब उसके समान नए गुणसूत्र क्या होते हैं, वहां पर बन जाते हैं। और समसूत्री में क्या कहता है, बराबर मात्रा में ही नए गुणसूत्र बनते हैं। और सूत्री क्या होता है, आधे गुणसूत्र बनते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या हमारी है, तो कोशिका होती है। कोशिका क्या हमारी जीवों की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर नहीं, क्लियर का थोड़ा सा देख लेते हैं, सब इस बारे में उठा लेना है। पूछा खूब गया, क्वेश्चन गया है ये, स्वतंत्र अस्तित्व के सजीव जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या हमारी है, तो कोशिका होती से जीवन की मूलभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है ना। मनुष्य तथा अन्य सभी जीव जंतु पेड़ पौधों निर्माण की किससे होता है, तो कोशिका से हुआ है। बिना कोशिका से किसी भी जीव का जीवन असंभव है। क्लियर है, समझ में आया ना यार, कि सबका निर्माण किससे हुआ है, कोशिका से हुआ है। फिर चाहे वो अमीबा हो, एक कोश की जीव हो, या सभी विशालकाय प्राणी हो, सभी किससे मिलके बने हैं, तो सभी कोशिका से मिलके ही बने, ठीक है ना। एक कोश की जीव जो होते हैं तो उनमें एक कोशिका पाए, तो उनको भी क्या कहते हैं, एक कोश की कोशिका उसमें भी पाई जाती है। अगला ध्यान देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या हमारी है, तो कोशिका हमारे क्या जीवन की मूलभूत इकाई है, सबको पता हो गया है ना। अगला, पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के किसमें हमारे, तो विसेल्स में ना। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है। प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए कौन होता है, तो प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो राइबोसोम पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है प्रोटीन तुम्हारा, राइबोसोम। क्या हो जाएगा हमारा, राइबोसोम हो जाएगा। क्लियर नहीं, क्लियर हो गया है। हाँ, इसको जब उठा रहे ना पूरा, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है। तो पाचक एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो
लाइसोसोम में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं पाचक एंजाइम द्वारा? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। तभी उसको क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ध्यान रख लो, वो देख लो। लाइसोसोम की खोज कब किसने की थी? तो डे डुबे ने कब की थी? तो 1955 में की थी। ये अधिकतर क्या होते हैं? जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम अपक्रिया करने वाले कोशिका जैसे अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क और गुर्दे आदि में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अगला, लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइम से क्या होती है? भरी सी थैली से क्या होती है? हमारी ये संरचना होती है। ठीक है ना। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है? बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना। इससे क्या कहते हैं? इसीलिए आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। ये पॉइंट ध्यान रखना, खूब क्वेश्चन पूछा गया है। आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं। इसने खुद की थी इसकी? तो डी डुबे ने की थी। कब की थी? तो 1995 में की थी। 55 सोचिए कब की? तो 1955 में की थी ना। क्या लिखा है? निम्नलिखित कोशिकाओं में किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम। सबको पता है किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं तो लाइसोसोम को कहते हैं, है ना। ऐसा तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। किसने खोज की थी? डुबे ने की थी, है ना। बहुत क्या है? सूक्ष्म कोशिकांग है ये। इतना रखना, क्या छोटी छोटी पुटकाओं के रूप में ये क्या होते हैं? हमारे पाए जाते हैं कोशिकांग। किस पाया जाता है? लाइसोसोम को। लाइसोसोम छोटे पुटकाओं के रूप में पाया जाता है। ठीक नहीं। पुटकाओं में क्या भरा होता है? तो पाचक एंजाइम्स भरे होते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखना। इसको चारों तरफ क्या होती है? तो एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार क्या होता है? बहुत छोटा थैली जैसा होता है ना। पुटका मतलब क्या होता है? थैली सा होता है। इसमें क्या होते हैं? तो ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें क्या होता है? जीव द्रव्य को घुला देना या नष्ट कर देने की क्षमता रखती है। ठीक, इसको ध्यान रखना। लास्ट वाला पॉइंट क्या होता है? कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्या होती है? हमारी होती है क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या होते हैं? वहां पर फट जाते हैं। इसमें मौजूद कौन सा हमारा एंजाइम अपनी कोशिका क्या करता है? पाचित कर लेता है। जैसे पाचक रस भरा है, ठीक है ना, कोशिका में, तो हमारी क्या हुई? पुटिका पूरी फट गई थैली। तो थैली फटने में क्या, जिसके जिससे बनी नहीं थी पूरा थैली, उसे क्या करता है? पूरा पचा जाता है। और जो खुद को पचास हुआ कहेंगे फिर हम आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। राइबोसोम बनाते हैं, क्या नाम तरह बनाते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन का फैक्ट्री सुखा आता है तो राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम क्या बनाते हैं? तुम्हारे प्रोटीन बनाते हैं। दिमाग बैठा रखो भाई, है ना। थोड़ा से देख लो। राइबोसोम क्या हमारे एक है जटिल संरचना जो सभी जीवित में क्या होते हैं? कोशिकाओं में पाई जाती है। ये अंतःप्रतिबी जालिका से जुड़े रहते हैं। कहां जुड़े रहते हैं? तो ये अंतःप्रतिबी जालिका से। ठीक है ना। इसमें हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है ना। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड क्या बनाते हैं? तो ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है ना। समझ में आया ना यार? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या किसलिए कहते हैं इसको? क्योंकि क्या करते हैं? ये प्रोटीन बनाते हैं। अगला ध्यान दो। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? किसने गढ़ा है? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है? तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? किसने नाम दिया? तो ये दिया है जोहान इवानिंजेलिस्ट पुरकिंजे ने। तुम लोग केवल पुरकिंजे याद कर लेना, इतना नाम मत याद करना। किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया। क्या प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? तो पुरकिंजे ने दिया था। क्लियर सबका हो गया ना? हो गया है। और देख लेते हैं प्रोटोप्लाज्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं ना, हल्का से ध्यान रखना। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? हम लोगों को जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। किसने इसका नामकरण किया? तो पुरकिंजे ने। कब किया? तो 1839 में। ध्यान रखना, किसने किया? तो 1839 में किया है। यह क्या है? तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लससा क्या है? वजन युक्त पदार्थ है। कैसा है? तो गाढ़ा है, रंगहीन है, पारदर्शी भी है, मतलब आर पार देख भी सकते हैं, और कैसा है? तो लसलसा पदार्थ है। अगला, जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। किसके द्वारा? तो जीव द्रव्य के द्वारा। ठीक है नहीं? इसीलिए जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। ध्यान रख लेना, कोशिका में जीव द्रव्य को क्या कहता है? जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। क्लियर नहीं? क्लियर है। कोशिका जीव द्रव्य को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब नाम दो, बढ़िया क्वेश्चन है। कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट, क्या कोशिका एक प्रकार की अवशिष्ट
निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके क्या कोशिकांगों को पचाकर कोशिका के साफ रखने में मदद करता है। तो कौन हमारा है वो, जिसमें 5 एंजाइम भरे होते हैं, लाइसोसोम। कौन सा हमारा होता है, तो लाइसोसोम का ही कार्य क्या है, चीजों को पचा जाना। ठीक है ना, क्लियर है ना, क्लियर, ध्यान रखना। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के एक प्रकार के अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली, मतलब जो भी खराब होगा क्या कर उसको करेगा, पचा जाएगा। और दिक्कत में ये है किसके रूप में होता है, ये थैलीनुमा होता है। जब ये फट जाता है क्या करता है, ये खुद को पचा जाता है। यही इतनी कमी इसमें है। ठीक है ना। तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है, पाचन करना होता है। यह मृत कोशिकाओं को क्या करता है, निष्कासन करता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थों क्या करता है, ये निष्कासित कर देता है। लाइसोसोम कहाँ होते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, ये कोशिकाओं को क्या करते हैं, पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, कोशिकांग का भी क्लादघात भी करते रहते हैं, मतलब कोशिकांग को भी ये नष्ट करते रहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, पाचक होते हैं। अगर कहीं पाचक मिलत क्या कर उसको भी ये पचाने लगते हैं। कौन हमारे, लाइसोसोम। अगला ध्यान दो, बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, कौन होता है, तो वो लाइसोसोम। सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और कोशिकांग का क्लांत भी कहते हैं, क्या नाम उसका है, तो लाइसोसोम, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, पढ़ो जरा। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पादप कोशिका समानता जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं। हाँ, डी ऑप्शन, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्तियां पाई जाती हैं जबकि जंतु कोशिका, सही है। कौन सा गलत है, पहला गलत है। जो रिक्तिकाएं होती है क्या होती है, पादप कोशिका में भी बड़ी पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में क्या होती हैं, छोटी पाई जाती हैं। ध्यान रख लो अंतर, पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में रिक्तिकाएं क्या होती हैं, बड़ी पाई जाती हैं। पूछा कौन सा असत्य है ना। तो असत्य कौन हमारा है, पहला है। पादप कोशिका में क्या होती है, बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है जंतु कोशिका की अपेक्षा, बाकी सब सही है। पादप कोशिका समानता क्या होती है, जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है, ये भी सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाई जाती, ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये भी सही है। जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, ये भी सही है ना। कौन सा सत्य हमारा, ऑप्शन नंबर ए सत्य है। आओ अच्छा अंतर देख लो तुम लोग, है ना। अंतर देख लो दोनों कोशिकाओं में। पहला अंतर, पादप कोशिका क्या होती है आकार में, जंतु कोशिका से बड़ी होती है, और जबकि जंतु कोशिका क्या होती है आकार में, छोटी होती है। पादप कोशिका किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है ना। जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, किसमें रहती है, तो पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में किसकी रहती है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई ही नहीं जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मतलब अनुपस्थित रहती है। पादप में राजधानी रिक्तिका क्या होती है, हमारी होती है, बड़ी होती है। और जबकि जंतु कोशिका में राजधानी रिक्तिका क्या होती है, हमारी बहुत छोटी और क्या होती है, अस्थायी भी रहती है। और क्या होते हैं, पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। तो एक ऐसा बताओ जो जंतु कोशिका में पाया जाए, पादप कोशिका में ना पाया जाए, लाइसोसोम। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। इनमें से कौन सा तरल पदार्थ, ये क्वेश्चन देखो ध्यान रखो, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को क्या करता है, अतिरिक्त स्थान से वापस रक्त में ले जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान से वापस रक्त में ले आता है, उसको हम लोग कहते हैं लसिका। उसको हम लोग क्या कहते हैं, लसिका अर्थात वेसल्स कहते हैं, है ना। ध्यान रखना। तो लसिका क्या हमारा एक है, रंगहीन द्रव है जो कोशिकाओं का क्या होता है, चारों ओर एक पतली परत के रूप में विद्यमान रहती है। ध्यान रखना ना, क्या होता है, कोशिका की चारों तरफ पतली परत में विद्यमान रहता है। इस द्रव में विशेष क्या होते हैं, लिम्फोसाइट होते हैं, जो शरीर के प्रतिरक्षा के अनुक्रिया के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। लिम्फोसाइट का क्या है, शरीर को रक्षा प्रदान करना। ठीक है ना। लसिका पोषक पदार्थ हार्मोन आदि का क्या करती है, संवहन करती है।
या आंत में उपस्थित क्या लेक्टाइल वसा को, किसके, देखो ध्यान रखो, किसके वसा को, तो लेक्टाइल वसा को अवशोषित करती है तथा अतिरिक्त द्रव को, किसको, अतिरिक्त द्रव को क्या करती है, अतिरिक्त कोशिका स्थान से वापस रक्त में ले जाती है। कौन क्या करता है, तो वो लसिका करता है। लसिका के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। अगला देखो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कथन कौन सा सत्य नहीं है। तुमको अभी पढ़ाई में बताया था अर्धसूत्र बताया था, तो बताओ उसमें से कौन सा अर्धसूत्रण के लिए कथन सत्य नहीं है। देखो अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, सही है, पहला एकदम सही है। कौन सा, बी ऑप्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि ध्यान रखो क्या कह रहा है, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र संख्या क्या होती है, दुगनी नहीं आधी हो जाती है। इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गलत पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं, कौन सत्य नहीं है, तो बी सत्य नहीं है। ए सी डी दोनों सत्य कथन है ना, कौन सत्य नहीं है, तो बी। अर्धसूत्रण में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या कोषों में आधी हो जाती है, यहाँ क्या लिखा है, दुगनी हो जाती है, इसीलिए बी क्या हमारा है, गलत है। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे थोड़ा से, ये बताए भी थे हम क्या, कितने प्रकार का होता है विभाजन, तो 2 प्रकार का, समसूत्री और अर्धसूत्री होता है ना। अर्धसूत्रों में क्या हो संख्या हो जाती है हमारी, आधी रह जाती है ना। अर्धसूत्र विभाजन किसके लिए करते हैं, तो अनुवांशिक भिन्नता के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं, तो जनन से भिन्न भिन्न गुणसूत्रों के लिए करते हैं कि नहीं। इस विभाजन के दौरान गुणसूत्र संख्या बीच क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक है नहीं। देखो जो हमारा होता है बताए थे अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, उसमें संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। कहाँ होती है, जहां हमारा क्या होता है, गेमेट बनता है। क्या बनता है हमारा, गेमेट बनता है, वहां क्या होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। मतलब जहां पर नया युग्मक बनता है वहां क्या होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। नाभिक को, न्यूक्लियस को, अर्थात किसको कहते हैं हम लोग, तो नाभिक को, है ना। क्या होता है नाभिक हमारा, नाभिक हमारा कहता है कोशिका का मास्टर कहा जाता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला पॉइंट, किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है। बाकी सब क्या होते हैं, छोटे, उसमें क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं द्रव्य में, है ना। अगला पॉइंट देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। प्रोटीन का कारखाना किसको कहते हैं, तो राइबोसोम्स कहते हैं। बिल्कुल सही है ना, समझ में आ रहा है, सब आ रहा है, पढ़ लिए, सब याद हो गया है कम से कम, सबको पता है। राइबोसोम क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि द्रव्य में क्या होता है इसमें, जिनकी प्रोटीन का संश्लेषण करता है, कौन हमारा राइबोसोम। अगला ध्यान देंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा हमारा है, लाइसोसोम। कौन हमारा है, तो लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। और पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति और लवक, है ना। ये देखो लाइसोसोम कहाँ पर पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में मुक्ता पाया जाता है ना। इसकी खोज कब की गई, तो 1955 में। किसने की थी, तो डी डुबे ने की थी, है ना, ध्यान रखना। क्या इसी खोज डी डुबे ने 1955, पीछे स्लाइड थी, ठीक है नहीं, हल्का हल्का सोलस इसमें ज्यादा है, उसमें कुछ कम था, इसमें रहता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, कोशिका में एंडोसाइटोसिस द्वारा ले गए प्रोटीन था क्या, अन्य पदार्थों का पाचन करना होता है। भोजन की कमी के समय क्या, भोजन गौर करो, भोजन की कमी के समय लाइसोसोम सेप्टोप्लाज्म में स्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट क्या करने लगता है, ये पाचन करता है। इसी करते क्या कहते हैं, आत्महत्या की वैली कहते हैं, अर्थात थैली कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अर्थात तुम्हारे क्या रहेगी, भोजन की कमी रहेगी, क्या करेगा लाइसोसोम तुम्हारा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट क्या करने लगे, उसका भी ये पाचन करने लगता है। समझ में आया ना यार। अगला पॉइंट देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने बताया था केवल क्या करते हैं, केवल समसूत्रण। क्या होता है, केवल समसूत्रण, समसूत्री विभाजन होता है।
कहाँ होता है? जब कोई चोट लग जाती है ना। हमने पहले बताया था समसूत्री अर्धसूत्री बताया था, तभी बताया था कार कहाँ से इसका निर्माण होता है, कहाँ होता है, क्या होता है समसूत्रण का, तो शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए, है ना। सेल विभाजन जो होता है, कोश का जो विभाजन करता है, उसमें कहाँ होता है, किस प्रकार का होता है, तो वो होता है समसूत्री होता है। क्लियर हो गया ना? हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसे देखो क्या कहते हैं, इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। किसको? समसूत्री कोशिका विभाजन को, ठीक है ना। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की क्या कायिक कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है? कायिक कोशिका। अरे कायिक कोशिका जो कार्य करते हैं ना हमारी, इस प्रकार की विभाजन में मृत कोशिकाओं को विभाजित होकर क्या होता है, दो समान नई संतृप्त कोशिकाएं बनाती हैं। क्योंकि हमने बताया समसूत्री में क्या होता है, बराबर बनाती है ना। तो नई क्या बनाएंगे, हमारे दो समान नई संतृप्त कोशिकाएं क्या करते हैं, यहाँ पर बना देती हैं, और मृत कोशिका क्या करते हैं लोग, बाहर कर देती हैं। अब देखिए क्या होता है, हमारा घाव वगैरह सब क्या होता है, सब तुरंत है मरम्मत होने लगता है। समझ में आया कि नहीं? अगला पॉइंट देखेंगे, क्या लिखा है, एक पशु के शरीर सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? बताओ कौन हमारी है? तो न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका कौन शरीर की हमारी है? तो न्यूरॉन। यहां से लेकर के पूरे शरीर में फैला है ना। क्लियर है? नहीं क्लियर है? अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है, देख लो, इस पे दो चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, तो जानवरों की सही सबसे बड़ी कोशिका कौन सा हमारा है? तो न्यूरॉन तंत्रिका है। या तंत्रिका तंत्र में स्थित क्या एक है, उत्तेजनी कोशिका है। कैसी कोशिका है? तो उत्तेजनी कोशिका कहते हैं कि किसमें क्या होता है, लगातार क्रिया प्रारंभ रहती है ना। इस कोशिका का कार्य क्या होता है, मस्तिष्क से सूचनाओं को कहां तक पहुंचाना, शरीर के सभी अंगों तक आदान प्रदान करना। जैसे हमको चोट लगती है, मालूम चला दिमाग में कि हाँ चोट लगी, कहाँ लगी है, यहाँ लगी। उसका कार्य कौन करता है? तो ये न्यूरॉन करते हैं। समझे कि नहीं? सूचना कौन करता है? ये न्यूरॉन करता है। उनको चाय उठाना है तो मस्तिष्क चाय कौन बजेगा? तो न्यूरॉन भेजता है, हाय हाँ चाय उठाओ, है कि नहीं। तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है, ध्यान रखना। तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, जिससे इसके नष्ट होने पर क्या होता है, दोबारा प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। किंतु इसे स्टेम कोशिका द्वारा क्या करते हैं, फिर से ही प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक बार जिसकी न्यूरॉन तंत्र सिस्टम गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो गया, बहुत मुश्किल से क्या होता है, सुधार नहीं सकता वो। समझ में आया क्या ना? अगला ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। कोशिका की मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जल। क्या पाया जाता है? सबसे अधिक जल। तो कोशिका में पाया क्या पाया जाएगा? जल ही पाया जाता है। क्लियर हो गया है ना? ध्यान रखना। तो कोशिका सेल सजीवों शरीर के क्या हमारी है, ये भी ध्यान रखो। रचनात्मक और क्या हमारा है, ये क्रियात्मक इकाई है। कुछ सजीव जैसे जीवाणु शरीर एक ही कोशिका के बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जबकि कुछ क्या होते हैं, हमारे कई कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका के भीतर देखो कौन कौन भाग पाए जाते हैं, देखो कर लो तो, केंद्रक एवं केंद्रिका, जीव द्रव्य, गाल्जिकाएं, कणाभ सूत्र, अंतःद्रव्य जालिका, गुणसूत्र, राइबोसोम तथा सेंट्रोसोम व लवक पाए जाते हैं। इसका कितना परसेंटेज देख लो जीव द्रव्य में, क्या देख लेंगे, जीव द्रव्य में जल की मात्रा लगभग 80%, प्रोटीन 15%, वसा 3%, कार्बोहाइड्रेट 1%, अकार्बनिक लवण 1%। इसलिए सबसे अधिक पदार्थ कौन पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता है, तो विषाणुओं पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत दिया किसने था, तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। देख लो, स्लाइडन एवं स्वान ने क्या दिया था, तो कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था, है ना। इनका सिद्धांत बताने में क्या सफल रहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है ना। ये बताने में क्या था सिद्धांत, असफल था। पहली बार किसने, रेडोल्फ विंची ने क्या स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होता है और नई कोशिका का निर्माण क्या होता है, पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है। इसको क्या कहा गया है, ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा गया है। ठीक है ना। इन्होंने स्लाइडर तथा स्वान की कल्पना को क्या किया, रूपांतरित करके क्या दिया था, नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था।
ठीक है नहीं, ध्यान रखना। सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, पूर्ण स्थित कोशिकाओं से ही बनी होती हैं, समझ में है ना। सभी कोशिका क्या होती हैं, पूर्व जो कोशिका होती है उसी से मिलकर बनती, उसी से विभाजन क्या होती है, फिर नई कोशिका का निर्माण होता है। अकोशिकीय जीव जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रशंसक, इन पर क्या होता है, कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, देखो तो अकोशिकीय जीव है। कौन जीव हमारे हैं ये, अकोशिकीय जीव। देख लो कौन अकोशिकीय जीव है, तो वायरस, विषाणु, वायराइड तथा कौन हमारा है, प्रयाण अर्थात प्रशंसक है, सब क्या तुम्हारे हैं, अकोशिकीय जीव होते भी हैं, ठीक है ना। और वायरस से हमारे क्या होते हैं, बीमारी होती है कई प्रकार की। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। अब हमारे क्वेश्चन क्या होते सारे होते हैं पर समाप्त होते हैं। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पादप कोशिका देखेंगे। आज हम लोग क्या देखे थे पूरे अध्याय में, कोशिका का पहला भाग देखे थे, जंतु कोशिका देखे थे। कल क्या देखे थे भाग हम लोग, पादप कोशिका देखेंगे, ठीक है ना। बाकी तब तक के लिए जय।